ऐश्वर्या और करीना दो बहनें थीं। वे अपने माँ और पिता के साथ रहती थीं। बचपन से ही वे शहर में रह रही थीं। ऐश्वर्या बहुत ही आलसी थी, वहीं करीना बहुत ही अच्छी और समझदार थी। ऐश्वर्या बिस्तर पर लेटी होती है, तभी उसे जोर से सूसू लगती है। अरे जोर से सूसू लगी है, क्या करूं? कौन वॉशरूम तक जाएगा? बेड पर ही कर लेती हूं। वह इतनी आलसी होती है कि बेड पर ही सूसू करके फिर सो जाती है। उह, कितनी बदबू फैली है। ऐश्वर्या, बेटा, उठ जा, तुमने आज फिर से बेड पर ही सुसु कर दिया। सीमा जोर जोर से उसे जगाती है, लेकिन ऐश्वर्या उठने का नाम नहीं लेती। तभी उसकी सहेली प्रिया आती है। अरे ऐश्वर्या, उठ जाओ, कॉलेज नहीं जाना है क्या? उह, कमरे से कितनी बदबू आ रही है। अपनी सहेली से पूछो कैसी बदबू है। इसने बेड पर सुसु किया है। ओ माय गॉड, क्या ऐश्वर्या इतनी बड़ी हो गई है फिर भी बेड पर सुसु करती है? प्रिया कहकर चली जाती है। ऐश्वर्या की आंख खुलती है। ओ गॉड, मैंने फिर से बिस्तर पर सुसु कर दिया। तू तो इतनी आलसी है, बिस्तर से उठना न पड़े इसलिए बिस्तर पर ही सुसु कर देती है। तेरी सहेली प्रिया आई थी और उसको भी पता चल गया। ओ नो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब से मैं डायपर पहनकर रखूंगी। जब सुसु लगेगा बार बार बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा। असल में वह बचपन से ही आलसी होती है। बार बार बाथरूम न जाना पड़े और हाथ धोने की झंझट से बचने के लिए वह बिस्तर पर सुसु कर लेती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे उसकी आदतें भी बढ़ती गईं। फिर वो उठती है और कॉलेज के लिए तैयार होने लगती है। तभी उसे फिर से सूसू लग जाती है। हाय, ये सूसू तो मेरी जान लेकर ही रहेगी। वह बाजार जाती है और डायपर खरीद कर लाती है। ऐश्वर्या डायपर लेकर आती है और उसे अलमारी में छुपा देती है। कॉलेज जाने से पहले वह डायपर पहन लेती है। सिर बाल बनाकर शीशे में खुद को देखती है और कहती है, क्या बात है ऐश्वर्या, तू तो झंझट मुक्त नारी बन गई। फिर वो कॉलेज जाती है मस्त अंदाज में। कॉलेज में क्लास के बीच में उसे फिर सूसू लगती है, पर वो मुस्कुराती है। वह सोचती है, अब कोई टेंशन नहीं, सूसू आए या भूचाल, अब कोई डर नहीं, मैं फुल सेफ हूँ। छी, कितनी बदबू आ रही है। किसी ने क्लासरूम में सुसु कर दिया है क्या? तभी दूसरी लड़की कहती है कि नहीं, यार लगता है किसी ने पॉटी कर दिया है। तभी क्लासरूम में साइंस के टीचर आ जाते हैं। कहते हैं, तो आज हमारा टॉपिक है टंकी लीकेज। नल की टैंकी जैब भर जाती है तो कैसे लीकेज करती है। सभी लोग टंकी लीकेज सुनकर हंसने लगती है। तभी सर हाँ। गुस्सा होकर कहते हैं, हाँ, ही। हाँ। सेलेंट चुप रहो तुम सब। उफ, कितनी बदबू है। क्लासरूम में तुम लोग क्या क्या करते रहते हो। टॉपिक समाप्त होता है। टॉपिक समाप्त होता है, वह कहकर क्लासरूम से चला जाता है। सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी पूजा हंसते हुए कहती है, देखो, ऐश्वर्या के बैग से दाई पर झांक रहा है। क्या ऐश्वर्या तू दाई पर पहनती है? नहीं, ये मेरी बहन के लिए है। वह यह कहकर शर्म से बाहर चली जाती है। अरे वो बदबू की दुकान कहाँ चल दी? हाँ। कॉलेज कैंटीन में सभी लड़कियां बैठी हैं। ऐश्वर्या भी वहीं आती है। अरे देखो, हमारी मिस मॉर्निंग लीक आ गईं। हाँ, ऐश्वर्या, आज तो चाय मत पीना प्लीज।
वरना फिर सीट गीली हो जाएगी। फ्रेंड थोड़ा चिढ़ाते हुए, रुको रुको, एक रील बना लेती हूँ। जब क्लास में सूसू कंट्रोल ना हो पाए। हाँ, पूरी टेबल ठहाकों से गूंज उठती है। ऐश्वर्या गुस्से और शर्म से, बस करो तुम लोग, मैं कोई मजाक नहीं हूँ। अरे यार, नाराज क्यों होती है? हम तो प्यार से बोलते हैं, सुसु रानी। हाँ। हाँ, अब तो कॉलेज में तेरे नाम पर स्पेशल चेयर बनवानी पड़ेगी, वाटरप्रूफ। सब फिर हंस पड़ती हैं। ऐश्वर्या गुस्से से वहां से चली जाती है। अगले दिन सभी छात्र और छात्राएं कॉलेज के हॉल में उपस्थित थे। तभी एक हैंडसम और अमीर युवक एक महंगी कार से उतरकर कॉलेज में आया। वह जैसे ही हॉल में प्रवेश करता है, सभी लड़कियां उसकी ओर देखने लगती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। यार, देखो कितना हैंडसम और रिच लड़का है, काश ये मुझे प्रपोज कर दे। दूसरी मुस्कुराकर बोली, यार, इसे देखकर तो मेरे दिल में घंटियां बजने लगी हैं। काश यह मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। चौथी सपनों में खोकर बोली, अगर मेरी शादी इस लड़के से हो जाए तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी, मेरे सारे महंगे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। उसी समय वह हैंडसम युवक सीधा ऐश्वर्या के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, हाय ब्यूटीफुल लेडी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? यह सुनते ही सभी लड़कियां दंग रह गईं। ऐश्वर्या ने मन ही मन सोचा, इतने हैंडसम और अमीर लड़के से शादी करने पर तो मुझे घर का कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। वह मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फिर बाकी लड़कियों की ओर देखकर बोली, ओ गॉड, मुझे कुछ लोगों के जलने की बू आ रही है। यह सुनकर सभी लड़कियों के चेहरे उतर गए। कुछ समय बाद ऐश्वर्या और वह युवक की धूमधाम से शादी हो गई। ऐश्वर्या अपने ससुराल आई, उसकी सास ने धूमधाम से वेलकम किया। ओ गॉड, मैंने कल से अपना डायपर भी चेंज नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला। अब जाकर फुर्सत मिली है, चलो चेंज कर लेती हूँ। असल में जब ऐश्वर्या ससुराल आई थी तो अपने साथ बहुत सारे डायपर लेकर आई थी। वह जल्दी से नया डायपर पहन लेती है और फिर सोच में पड़ जाती है, अब इस पुराने डायपर का क्या करूं? वहां मायके में तो डस्टबिन में डाल देती थी, लेकिन यहाँ इतने बड़े घर में डस्टबिन कहाँ है? थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझता है। वह डायपर को एक पन्नी में बांधकर अपने बिस्तर के नीचे रख देती है। जब सब औरतें चली जाएंगी तब बाहर फेंक दूंगी, वह खुद से कहती है और चैन की नींद में सो जाती है। कुछ देर बाद उसकी सास कमरे में आती है। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, तुरंत नाक सिकोड़ लेती है। हाय राम, बहू के कमरे से इतनी बदबू कैसी? लगता है किसी ने बाहर दीवार पर पेशाब कर दिया है। लोगों को शर्म नहीं आती? अपने घर में नहीं कर सकते क्या? ऐश्वर्या झेंपकर कहती है, जाने दीजिए माँ जी। सास गुस्से में कहती हैं, अरे बहू, कैसे जाने दूं? तू शहर से आई है, अगर गांव वाले ऐसी हरकतें करेंगे तो तू हमारे गांव के बारे में क्या सोचेगी? इतना कहकर वे कमरे से बाहर चली जाती हैं और नौकर को आवाज देती हैं, रामू घर के बाहर सफाई कर दो, कहीं से कोई बदबू ना आए। रात को जब अभिषेक कमरे में आया तो उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अरे ऐश्वर्या, कमरे में इतनी बदबू क्यों है? ऐश्वर्या घबराकर बोली, पता नहीं जी, लगता है कमरे में कोई चूहा मर गया होगा, उसी की बदबू होगी। वह मन ही मन सोचने लगी, कल सुबह सबके उठने से पहले ये डायपर बाहर फेंक दूंगी, अगर किसी को पता लग गया तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अभिषेक को बदबू के कारण नींद नहीं आ रही थी,
इसलिए वह बाहर हॉल में सोफे पर सो जाता है। उधर आसवार्या ने अलार्म लगा लिया ताकि सुबह सबसे पहले उठ जाए। सुबह जैसे ही अलार्म बजा, वह झट से उठी और बिस्तर के नीचे बैठकर डायपर निकालने लगी। तभी तभी उसकी सास अचानक कमरे में आ गईं और बोलीं, अरे बहू, ये क्या कर रही हो? आसवार्या चौंक गई। माँ जी, आप इतनी सुबह कैसे उठ गईं? अरे बहू, ये गांव है, यहाँ सब जल्दी उठते हैं। अच्छा लगा तुम्हें सुबह उठते देखकर। और ये बताओ, अभिषेक हॉल में क्यों सोया? झगड़ा हुआ क्या? नहीं माँ जी, कमरे में बहुत सारे मच्छर थे, इसलिए वो हॉल में सो गए। अच्छा, ठीक है बहू, आज मैं मच्छर वाली अगरबत्ती जला दूंगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मंदिर दर्शन के लिए जाना है। सास कमरे से बाहर जाते ही आसवार्या ने राहत की सांस ली। अब मैं क्या करूं? आज का भी वही डायपर बेड के नीचे रखा हुआ है। अच्छा, पहले नहा धो लेती हूँ, बाद में सोचूंगी क्या करना है। वह नहाने चली जाती है। कुछ समय बाद वह नहाकर अपने कमरे में आती है। ओह, आज तो कमरे में और भी बदबू फैल गई है। वह परेशान होते हुए सोचती है, ऐसा करूं, परफ्यूम छिड़क दूं। आसवार्या अपना महंगा परफ्यूम लेकर कमरे में कुछ छिड़क देती है। थोड़ी ही देर बाद अभिषेक और उसकी सास मंदिर के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वे मंदिर से वापस आ जाते हैं। तब तक कमरे में परफ्यूम की महक जा चुकी होती है। सास चौंक कर कहती है, हाय रे, आज तो बदबू अधिक लग रही है। ऐसा लगता है किसी भूत प्रेत का साया है। घर पर किसी की नजर लग गई होगी। किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। आसवार्या भीतर मन ही मन सोचती है, नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं है, बस मेरे डायपर की बदबू है। आज रात इसे बाहर फेंक दूंगी। जैसे ही रात होती है, आसवार्या दोनों इस्तेमाल किए हुए डायपर नाक सिकोड़ते हुए उठाती है। सारे लोग गहरी नींद में सो चुके होते हैं। वह धीरे धीरे कदमों से चलती हुई घर से बाहर निकलती है और दोनों डायपर घर के पीछे जाकर फेंक देती है। उसी वक्त गांव की दो औरतें, जो किसी काम से बाहर निकली होती हैं, उसे देख लेती हैं। अगले दिन सुबह होते ही वही दोनों औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। अरे मंजू, तूने देखा था कल रात सुनीता के घर से कोई औरत निकली और सड़क पर डायपर फेंककर वापस अंदर चली गई? अरे हाँ, वो कोई और नहीं, सुनीता की शहर वाली बहू आसवार्या थी। अभी तो उसकी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और वो रात में घर से बाहर आने लगी। पर उसके घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, तो फिर ये डायपर किसका था? शायद खुद सुनीता ही पहनती होगी। चल, आज रात देखते हैं असली माजरा क्या है। रात होते ही आसवार्या फिर से उठती है। रात के 1 बजे वह घर से बाहर निकलती है ताकि डायपर फेंक सके। वही दोनों औरतें झाड़ियों के पीछे छिपकर निगाह गराए बैठी होती हैं। जैसे ही आसवार्या डायपर फेंकती है, वे दोनों फुसफुसाती हैं। देखा, यही है वो, अपनी आंखों से देख लिया। उधर आसवार्या परेशान होकर खुद से बड़बड़ाती है, ओहो, इस डायपर के चक्कर में तो मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही। सुबह 4 बजे माँ जी भी जगा देती हैं। जिस आलस से मैंने डायपर पहनना शुरू किया था, अब उसी डायपर को फेंकने के लिए नींद छोड़नी पड़ रही है। अगली सुबह मंजू और सुषमा सुनीता के घर पहुंचती है। अरे आओ मंजू बहन और सुषमा बहन, अंदर हो। नहीं, हम अंदर नहीं आएंगी। तुम्हारी बहू के आते ही तुम इतनी आलसी हो गई हो कि अब तो सुसु पॉटी भी डायपर में करने लगी। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या सुनीता बहन, बहाना मत बनाओ। रात के 1 बजे बहू से डायपर फेंकवाती हो, हम नहीं जानते क्या?
उनकी बातें सुनकर सुनीता रोने लगती है और कहती है, मैं तो सुबह 4 बजे फ्रेश हो जाती हूँ। तुम लोग झूठ क्यों बोल रही हो? उसकी बहू आस्वार्या यह सब सुन रही होती है। अपनी सास की बेइज्जती और लोगों के सामने अपमान होते देख वह आ जाती है और कहती है, मंजू चाची, माफ कर दीजिए। दरअसल वो डायपर मैं पहनती हूँ। क्या? बहू, तू डायपर पहनती है? सास हैरानी से पूछती हैं। हाँ माँ जी, आस्वार्या सिर झुकाकर कहती है, मैं अपने आलस से बचने के लिए ऐसा करती थी, लेकिन आज से मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी सास को किसी के सामने जलील होना पड़े। राम और लखन दो सगे भाई होते हैं। राम गांव में रहता है और कृषि कार्य करता है। राम की दो पुत्रियां हैं, पूनम और ज्योति। पूनम अत्यंत सीधी सादी और संस्कारवान होती है, जबकि ज्योति चंचल और शरारती स्वभाव की होती है। वहीं राम का छोटा भाई लखन शहर में निवास करता है और एक सरकारी कर्मचारी होता है। लखन की एक पुत्री है मीरा। मीरा अत्यंत घमंडी और दुष्ट स्वभाव की होती है, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि मीरा का पालन पोषण बचपन से ही शहर में हुआ था। उसकी छोटी से छोटी जिद भी उसकी माता द्वारा पूरी कर दी जाती थी। इसी कारण उसमें संयम और संस्कारों का अभाव हो गया। लखन थकाहारा दफ्तर से घर लौटता है। घर में प्रवेश करते ही वह आवाज लगाता है, मीरा, मीरा, कहाँ हो तुम? जी, मीरा किसी पार्टी में गई है। रात के ठीक 12 बजते हैं, तभी मुख्य द्वार की घंटी बजती है। लखन दरवाजा खोलता है। सामने मीरा एक अनजान युवक के साथ खड़ी होती है। लड़का मीरा को छोड़ने आया होता है। लखन का चेहरा क्रोध और चिंता से लाल हो जाता है। मीरा, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? और ये लड़का कौन था जो तुम्हें छोड़ने आया? कोर्ट कमन डैड, मैं क्लब से आ रही हूँ। वो लड़का मेरा दोस्त है। शहर में ये सब कॉमन है, क्लब, पार्टी। मैं कोई गांव की गंवार थोड़ी हूँ। यह कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। लखन स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों में दुख, क्रोध और हार का मिलाजुला भाव होता है। वह विमला की ओर देखकर कहता है, विमला, यही तुम्हारा लाड प्यार है। तुमने इसे सिर चढ़ा रखा है। इसमें तो रत्ती भर भी संस्कार नहीं बचे। अगली सुबह लखन चाय पीते हुए गंभीर स्वर में कहता है, मीरा बेटा, तुम्हारी बहन पूनम की शादी गांव में है। हमें कल सुबह ही निकलना है। अपना सामान बांध लो। मीरा, जो सामने सोफे पर बैठी होती है, अचानक झुंझला उठती है। डैड, सबसे पहले तो मेरा पुराना नाम मत लीजिए। मीरा, ये कोई गांव की गंवार लड़की का नाम लगता है। मुझे मेरू बुलाइए, वो ज्यादा स्टाइलिश लगता है। और दूसरी बात, मैं गांव नहीं जाऊंगी। वहां तो सिर्फ धूल मिट्टी है, न मॉल है, न क्लब, न वाईफाई। इतनी प्रदूषण में मैं कैसे रहूंगी? उस बहन जी टाइप गंवार पूनम की शादी है। नो डैड, आई एम नॉट गोइंग। दैट्स फाइनल। मीरा क्रोध में पैर पटकते हुए अपने कमरे की ओर जाती है। लखन स्तब्ध रह जाता है। इस लड़की को कैसे गांव ले जाओ? वहीं जाकर शायद इसे जीवन के असली मूल्य और संस्कार समझ आए। मॉम, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाना है। नहीं, एक भी रुपया नहीं मिलेगा। वटाट, डैड, ये क्या मजाक है? जब तक तुम गांव नहीं चलती और वहां की जिंदगी को समझती नहीं, तब तक तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। मीरा चीखते हुए, You are so unreasonable. Dad, you are ruthless.
लखन धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहता है। यह लड़की हमारे हाथ से निकल चुकी है। जब यह खुद पैसे कमाएगी तब इसे रुपयों की असली कीमत समझ में आएगी। आज सिर्फ माँ बाप की जेब समझती है, जीवन का संघर्ष नहीं। कुछ देर बाद मीरा कमरे से निकलती है, हाथ में बैग लटकाए, आंखों में नाटकीय शिकायतें लिए। लगता है डैड की जिद माननी ही पड़ेगी, तभी तो पैसे मिलेंगे। और गौरा, वह लखन की ओर देखकर कहती है। सॉरी डैड, मैं गांव चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। लखन चौंक कर पूछता है। कौन सी शर्त? मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ आएंगे। पलक, जाह्नवी, आंचल, नौरा और विक्की। वो लोग भी देखेंगे कि गांव क्या चीज होता है। लखन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर गंभीर स्वर में कहता है। ठीक है, यदि तुम्हें इससे कोई सीख मिले तो ले आओ उन्हें भी। अब सामान बांध लो, कल सुबह निकलना है। अगली सुबह सभी लोग निकलते हैं। मीरा अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठती है। सबके चेहरों पर उबाऊ यात्रा की कल्पना और गांव के मजाक की सोच होती है। राम और लखन एक दूसरे से मिलते हैं वर्षों बाद। हर्ष और अपनापन उनके चेहरे पर झलक रहा होता है। लखन भाई, बहुत अच्छा लगा कि तुम सब आए। चलो, मीरा को उसकी बहनों से मिलवा दूं। ओह गौर, यहाँ कितनी गर्मी है। मेरा तो लाखों रुपए का मेकअप खराब हो जाएगा। छी, ये कैसी जगह है? यहाँ तो कितनी बदबू फैली हुई है। वह पूनम के पास आती है और नाक सिकोड़ते हुए कहती है। तुम ही पूनम हो ना? तुमने कितनी घटिया ड्रेस पहन रखी है, और तुम दोनों में से किसी से बहुत ही गंदी गंध आ रही है। लगता है ऐस जिससे तुम्हारा विवाह हो रहा है वह भी कोई फटीचर ही होगा। पूनम यह सुनते ही कांप उठती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह नजरें झुकाकर चुपचाप वहां से चली जाती है। ज्योति यह सब सुन रही होती है। वह कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उसकी एक गांव की सहेली बोल पड़ती। अरे यार ज्योति, ये बकरी जैसी नस्ल वाली लड़कियां कौन है? यही तो हैं वे शहरी बिल्लियां जो शादी में आई हैं। हाँ, जिन्हें धूल मिट्टी से एलर्जी है और जिनके नखरे गांव की छत तक नहीं, आसमान तक पहुंचते हैं। इतना कहते ही चारों ओर हंसी गूंज उठती है। मीरा यह सब सुनकर तिलमिला जाती है। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती है। वह ऊंचे स्वर में कहती है। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम मीरा है और मैं तुम्हारी तरह देहात की नहीं हूँ। विवाह का दिवस निकट आता जा रहा है। पूरे घर में हलचल, उत्साह और उल्लास का वातावरण व्याप्त है। चारों ओर लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त है। कोई मंडप सजाने में लगा है, कोई रसोई घर में पकवान बना रहा है, कोई आंगन में झाड़ू लगा रहा है, तो कोई मेहमानों की आवभगत में लगा हुआ है। घर की स्त्रियां आंगन में बैठकर मधुर लोकगीतों का गान कर रही है। ढोलक की थाप और थिरकते पांवों से पूरा वातावरण संगीतमय हो उठा है। हर ओर खुशियों की गूंज, सादगी की चमक और परंपरा की महक फैली हुई है। मीरा और उसके दोस्त गांव के आंगन में बिछी चारपाई पर बैठे होते हैं। गर्मी से बेहाल उनके चेहरे पर उबासी, मोबाइल में नेटवर्क की परेशानी और चारों ओर की धूलमिट्टी के लिए चिढ़ सी होती है। मीरा नाक सिकोड़ते हुए कहती है। ओ गौरा, कितनी धूल मिट्टी है इस गांव में, और ये लोगों से कैसी गंध आ रही है। सांस भी लेना मुश्किल हो रहा है। इसी दौरान उनकी नजर पड़ती है आंगन के कोने में, जहां ज्योति अपने हाथ में मिट्टी और गोबर का लेप लिए घर की दीवारें पोत रही होती है। मीरा की एक दोस्त पलक चौंक कर कहती है। अरे गाइस, देखो,
ये लड़की तो गाय के लेटरिन से घर साफ कर रही है। इसके हाथ का हम तो कुछ भी नहीं खाएंगे। लगता है ये लोग इसी में पैदा हुए हैं, तभी इन्हें गणत नहीं आती। ज्योति ने सब कुछ सुन लिया होता है। वह थाल को जमीन पर रखती है, अपने हाथ पोंछती है और पूरी गरिमा और आत्मगौरव के साथ जवाब देती है। ये गाय का गोबर है, जिसे हमारे धर्म में पवित्र माना जाता है। हमारे घर में कुछ शहरी कीड़े आ गए तो अपना घर शुद्ध करने के लिए मैं यह लेप कर रही हूँ। ये गंदगी नहीं, संस्कार और शुद्धि का प्रतीक है। तुम लोग जिसे लैट्रिन कह रहे हो, उसी से हम अपने घर को शुद्ध करते हैं। हम शहर वालों की तरह खुशबू के दिखावे में नहीं, स्वाभाविक पवित्रता में विश्वास रखते हैं। शहर के दोस्त सन्न रह जाते हैं। मीरा कुछ कहने को होती है, लेकिन ज्योति की आंखों में चमकता आत्मगौरव और दृढ़ता उसे चुप कर देती है। गांव में गोबर के उपलों से चूल्हे पर जो रोटियां सिकती हैं, उन्हीं रोटियों को तुम शहर वाले प्लेट में सजाकर बड़े शौक से ठुसते हो। अगली सुबह ज्योति, शौचालय कहाँ है? हमें फ्रेश होना है। यहाँ तो शौच के लिए सुबह सुबह खेतों में जाना पड़ता है। मीरा चौंकर कहती है। क्या खुले में? मैं तो नहीं जाऊंगी। मीरा की एक दोस्त बोल पड़ती है। अरे यार मीरा, तू हमें कहाँ फंसा लाई? मेरा तो पेट ही दुखने लगा है। ज्योति मुस्कराकर कहती है। जाना हो तो जाओ, नहीं तो पेट पकड़कर कूद। यह सुनते ही लोग डब्बा लेकर खेत की ओर दौड़ पड़ते हैं। कुछ देर बाद मीरा कहती है। ये ज्योति, नहाने का बाथरूम कहाँ है? ज्योति जवाब देती है। घर के आंगन में ही नहा लो। मीरा नाराज होकर कहती है। क्या हम खुले में नहाएंगे? ज्योति चुटकी लेती है। जब शहर में स्विमिंग पूल में छप छप करते हो, तो वहाँ क्या सब कुछ ढका रहता है? मीरा गुस्से में कहती है। चलो गाइज, गांव घूमते हैं। देख बहन, ये लड़कियां कितने छोटे छोटे कपड़े पहनकर दो लड़कों के साथ घूम रही है। इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। दूसरी औरत कहती है। हाँ बहन, और उस लड़की के बालों को देखो, जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो। हमें डर है कहीं इन्हें देखकर हमारी गांव की भोली भाली लड़कियां भी न बिगड़ जाए। उधर दो युवक आपस में बात करते हैं। देखो देखो, शहर की बिल्लियां गांव घूमने आई है। अरे छमक छल्लो, कहाँ जा रही हो तुम सब? तभी मीरा गुस्से में कहती है। चुप रहो, देहाती गवार और मूर्ख लोग। तभी सब लड़कियों को एक पोखर दिखाई देता है। वे सभी उसमें नहाने उतर जाती है। Oh guys, just chill यार। एक लड़की चिल्लाती है। अरे देखो, वह व्यक्ति अपनी सिट पानी में धो रहा है, जिसमें हम नहा रहे हैं। ओए, छी छी, हम इतने गंदे पानी में नहा रहे हैं। मीरा, तू हमें कहाँ ले आई? बस बहुत हुआ, तू रह अपने इस सड़ेगले गांव में, हम तो अब जा रहे हैं। मीरा घबरा कर कहती है। अरे यार, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? तभी गांव के कुछ लोग वहां मीरा को देखकर हंसते हैं। मीरा दुखी मन से आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे एक युवक मिलता है। वह पूछता है, आप इतनी उदास क्यों हैं? मीरा धीरे से मुस्कराकर कहती है। बस कुछ नहीं, दिल टूट गया है थोड़ा। वे दोनों बातें करते करते गांव के रास्तों पर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे मीरा को वह युवक बहुत अच्छा लगने लगता है। मीरा के मन में उसके लिए प्रेम जाग उठता है।
उधर पूनम की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। इधर मीरा के जीवन में उस युवक के आने से परिवर्तन आ जाता है। उसका दृष्टिकोण, उसका व्यवहार और सोच सब कुछ बदल जाता है। अब वह गांव की सादगी को समझने और अपनाने लगती है और अंत में मीरा गांव में ही रहने का निर्णय ले लेती है।